जनता की आवाज कष्ट निवारण मंच के चौपाल कार्यक्रम में आज जनता के सवालों के जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा। चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चौपाल कार्यक्रम में आज आपके सवालों के जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व मंत्री श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें। एक नजर डालते हैं हुड्डा साहब के राजनीतिक कैरियर पर। एक टाइम पर कृष्णमूर्ति हुड्डा ने छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर शुरू किया। एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। वर्ष 1977 में ऑल इंडिया एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट बने। 1982 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे और 5 बार से हारी हुई सीट को जीत में बदल दिया। जब ये सीनियर राज्य मंत्री थे तो अपने मंत्रालय में रचनात्मक बदलाव किए। कृष्णमूर्ति हुड्डा अपनी बात को बेबाक आवाज में बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आज चौपाल कार्यक्रम में कृष्णमूर्ति हुड्डा अपना पक्ष स्वयं रखेंगे। और अब जसवीर सिंह मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा से जनता के सवाल करेंगे। जितेंद्र बघेल का आरोप है कि आपने जो है मनरेगा जैसी लोकप्रिय स्कीम को बंद कर दिया और आप जी राम जी योजना ले आए। में बहुत सी त्रुटियां थी और उसमें गरीब आदमी को पूरी रोजगार नहीं मिल रहा था। नई स्कीम में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और लोगों को काम करने का मौका भी ज़्यादा मिला है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। और विपक्ष की तो आदत होती है कि नुक्ताचीनी करने की, आलोचना करने की, तो उनकी आलोचना ये व्यर्थ है। बहुत बढ़िया काम मोदी जी ने किया है और इससे आम गाँव के अंदर लोगों में खुशी की लहर है। से खुशी है। और बघेल जी का जो आरोप है वो ये है कि फसल कटाई के समय लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, आपने जो है रोजगार छीन लिया। फसल कटाई के समय भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा। अकेले फसल कटाई के समय नहीं, बाद में भी मिलेगा। और पहले रोजगार के अवसर कम थे, अब नई स्कीम में रोजगार के अवसर ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया स्कीम हो नहीं सकती। मोदी जी, जितने भी मोदी जी ने काम किए हैं सारे बहुत बढ़िया किए हैं। और ये लोग फ्रस्ट्रेट हैं, हताश और निराश हैं जो ये कांग्रेस के लोग हैं। और मैं नहीं समझता कि इससे बढ़िया कोई स्कीम हो सकती है। राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर सीमा स्वीटी और सरस्वती के नाम पर 22 बार वोट डाले और हरियाणा विधानसभा चुनावों में 25 लाख वोट चोरी कर लिए। ये सारे आरोप निराधार हैं, गलत हैं। ये लोग हताश और निराश होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इक्का दुक्का गलती हो सकती है, वो ठीक कर ली गई है। और बिल्कुल भी जितनी लोग कह रहे हैं इतने बिल्कुल भी गलत वोट नहीं डाले हैं। लोगों ने अपना वोट अपनी मर्जी से डाला है और ये लोगों का मत था इस बार कि हरियाणा में वो भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। गोकुल सेतिया जी का जो आरोप है वो ये है कि जो नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो पिछले 1-1.5 साल में जो है उसकी परफॉर्मेंस जीरो रही है और सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर है। बेहतरीन काम किए हैं पूरे हरियाणा के अंदर। और रोहतक में हमारा एक एमएलए भी नहीं है। हाल ही में जहां रोहतक जिले के अंदर पानी भरता था, जैसे फरमाना के अंदर, भैनी सर्जन के अंदर और बेडवा के अंदर और यहाँ लाडौल के अंदर और आसन के अंदर, ऐसी मैंने करीब 30 स्कीमें मैंने पास करवाई हैं नायब सिंह सैनी से। यहाँ का एमएलए भी नहीं है कोई। चारों सीटें कांग्रेस जीती हुई है और यहाँ पे भी
53 करोड़ रुपए के मैंने काम कराया, जिनका टेंडर 1-2 दिन में होने वाला है। तो जहाँ तक सैनी गवर्नमेंट की सवाल है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत हंस के लोगों से बात करते हैं। हर आदमी की मुख्यमंत्री तक पहुँच है। कोई आदमी जाता है, बड़े हंस के उनको चाय भी पिलाते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं और उनका काम भी करते हैं। तो उनके ये आरोप बिल्कुल निराधार है। श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा पर आरोप है कि वे बार बार पार्टियां बदलते रहते हैं। हुड्डा साहब, आप पर आरोप है कि आप ये बार बार पार्टियां बदलते रहते हैं। मैंने आपने जो कहा है, मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मेरा परिवार 1923 से राजनीति में है, 103 साल से। और रोहतक के अंदर या तो मेरे परिवार में 3 एमएलए हैं और या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में 3 एमएलए हैं। और मेरे परिवार ने किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की बहुत सेवा की है। मेरे 2 ताऊ लाहौर असेंबली के अंदर एमएलए रहे, मेरे 1 ताऊ पंजाब असेंबली के अंदर एमएलए रहे और मैं हरियाणा असेंबली के अंदर एमएलए रहा और मिनिस्टर रहा। मैंने 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे साथ अन्याय किया। मैं 5 बार की इनकी हारी सीट को मैं जीता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव हारा था। 2 चुनाव स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे और 2 उनके फादर चौधरी रणबीर सिंह हारे थे कि उनका भाई कैप्टन प्रताप सिंह हारा था। 5 चुनाव हारने के बाद 6ठा चुनाव मैंने कलोई से मैंने जीता था। ये तो ऐसा है, इन्होंने तो ऐसी हालत कर दी कि जितने भी अब इनके विरोधी थे सबको एक एक करके पार्टी से निकलवा दिया। आज 100 से ज़्यादा लीडर भूपेंद्र सिंह की वजह से पार्टी छोड़ के गए हैं। तो मैं भी उसी संदर्भ में मैंने पार्टी 2006 में छोड़ी और मुझे भजनलाल ने कहा था कि आप बीजेपी में चले जाओ, पहले आप चले जाओ, आप देखो क्या है, फिर हम सारे आ जाएंगे। लेकिन उनके बेटे कुलदीप ने वो सारी स्कीम को बदल दिया और कहने लगे नहीं, हम तो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। तो मैं तो भजनलाल के साथ रहा हूँ, 30 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, 29 साल। तो वो उन्होंने फिर बाद में अलग पार्टी बनाई और बाद में मैं उनके साथ रहा। इसके अलावा मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की। बीजेपी एक बार ज्वाइन की और 2024 में मैंने फिर दोबारा बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा मैं किसी पार्टी में नहीं गया, ये मेरा रिकॉर्ड है। और लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और जितने दिन मैं रहा, एमएलए रहा, मैंने आज भी मेरा रिकॉर्ड देखोगे तो मैंने भूपेंद्र सिंह एज ए चीफ मिनिस्टर को काम नहीं कर पाया जितने मैंने काम करवाए हैं। और उसका नतीजा यह है कि मेरी सभाएं में, एक सभा में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं आज भी। हालांकि जो आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाए उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आज भी उनसे मुकाबला कर रहा हूं और मुकाबले में लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता जा रहा है। चौटाला ने कहा कि सरकार ने बीते 1 साल में धान घोटाला, श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए का वर्क स्लिप सामने आया है। देखिए, अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसके प्रूफ दीजिएगा, हम जांच कराएंगे। लेकिन 25 साल से आप बाहर बैठे हैं, 25 साल से बाहर बैठ के आपको ललक है कि एक बार दोबारा सत्ता मिल जाए। सत्ता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वो निराधार आरोप लगा रहे हैं। चौटाला ने कहा है कि श्रम मंत्री खुद मुख्यमंत्री को घोटाले की शिकायत कर रहे हैं। ये अपने आप में स्वीकृति है इस बात की और सरकार की आंतरिक विफलता है। तंत्र में हर आदमी को हक है। अगर एक आम आदमी को हक है अपनी बात कहने का, तो मिनिस्टर भी तो आदमी है, उसको भी हक है मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने का। अगर कहीं कोई गड़बड़ है वो तो उनको खुद ठीक कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि खुद श्रम मंत्री हैं। लेकिन मान लो कि वो नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो मुख्यमंत्री के नोटिस में लाना कोई अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। तो ये प्रजातंत्र में हर आदमी को हक दिया है, हमारे संविधान ने हक दिया है। कोई भी आदमी, छोटे से छोटे आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक अपनी बात कह सकता है। तो उन्होंने अपनी पीड़ा रखी है और उसका मुख्यमंत्री ने समाधान भी कर दिया है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ हुआ होगा तो उसका समाधान हो सकता है। गलतियां हो सकती हैं, किसी भी आदमी से भी हो सकती हैं। पहले सरकारों में भी मैं तो रहा हूं, पिछले 50 साल से राजनीति में हूं। हर सरकार में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अगर उनको रोक दिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए, उनका समाधान कर दिया जाए, तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं।
अभय चौटाला जी कहते हैं कि घोटालों में नामजद अधिकारियों को पहले सस्पेंड किया गया, फिर जांच के नाम पर बहाल करके प्रमोशन की फाइलें चला दी। कि घोटालों के नामजद अधिकारियों को पहले सस्पेंड किया गया, फिर जांच के नाम पर बहाल करके प्रमोशन की फाइलें चला दी। कह रहे आपके वक्त में तो पता नहीं क्या क्या होता था जब ये चीफ मिनिस्टर थे। ये तो इनकी अगर एक एक बात बताई जाए तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। इनके वक्त में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था चौटाला सरकार में। उसी की वजह से लोगों, ये 25 साल से लोगों ने इनको बाहर रखा हुआ है। ये लोग लालायित हैं सत्ता में आने के। सत्ता में आने के लिए इस प्रकार के भ्रामक और झूठे आरोप लगा रहे हैं। इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। अगर कोई है तो सार्वजनिक रूप में लेके आओ ना, कागज लेके आओ, किसके साथ क्या हुआ है लेके आओ। ये नायब सिंह सैनी जी तो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो इनके नोटिस में आ जाए, उसके खिलाफ अगर उसका कसूर है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जनता में से सवाल लें। जनता की आवाज़ कष्ट निवारण मंच के माध्यम से मैं हुड्डा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि आप ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा किसी तरह से। अगर कोई आदमी गलती करता है, कितना ही बड़ा हो, उसके खिलाफ अगर हम कार्रवाई ना करें तो लोग कहते हैं इतने बड़े आदमी को तो आपने करा नहीं, छोटे आदमी को आपने पकड़ लिया। तो इस संविधान के अनुसार हर आदमी बराबर है। कोई भी आदमी गलती करेगा। बंगाल के अंदर एक मिनिस्टर के घर से करोड़ों अरबों रुपया मिला था और वो बाद में जेल में रहा। अगर उसने गलती ना की होती तो हम मान लेते कि भाई हाँ कोई गलती नहीं है। वहां के मिनिस्टरों ने जम के पैसा कमाया है, जम के पैसा खाया है और वो पकड़े गए हैं। वो थे वो भट्टाचार्य जी क्या थे, वो पकड़े गए थे और उनके बाद सार्वजनिक हुए सारे पैसे, करोड़ों अरबों रुपया सार्वजनिक हुआ। तो अगर ऐसे आदमी कोई लूट मचाए, कोई चोरी करे, कोई भ्रष्टाचार करे, ऐसे आदमी के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना उचित है। कह रहे हैं कार्रवाई है, इसमें मुख्यमंत्री को खुद जो है जब ईडी की रेड हुई, वहाँ पे सीबीआई की रेड हो रही है, बहुत सारी जगह बार बार इंटरवीन करना पड़ता है। अभी मीडिया में देखा कि खुद जो है उन्होंने दफ्तर में जाके फाइल उठानी पड़ी। तो ये आरोप जो है कहीं उनका जायज तो नहीं है। साहब मैंने काम किया हुआ है यूथ कांग्रेस में। जब मैं यूथ कांग्रेस में था, ममता जी बंगाल यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी और मैंने उनको बहुत नज़दीकी से देखा है। उन्होंने जो फाइल उठाई थी उसमें 100% घोटाला था, घपला था। अगर घपला ना होता तो इतनी हड़बड़ी में वो एकदम से गई और फाइल उठा गए। चीफ मिनिस्टर को यह शोभा नहीं देता। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है जिससे हर आदमी उम्मीद करता है कि ये न्याय करेंगे और वो स्वयं अन्याय कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया है और मैं समझता हूं कि सरकार ने उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हुड्डा साहब, प्रियंका गांधी कहती है संसद के अंदर विपक्ष के सवालों का भाजपा द्वारा जवाब नहीं दिया जाता। कह रही हैं उनके पास कोई सवाल ही नहीं होते। मोदी जी खुली चैलेंज करते हैं वहां और भाजपा सरकार, एनडीए सरकार खुली चैलेंज करती है कि आप सवाल तो करो। जो सवाल करते हैं, प्रियंका जी ने जब भी कोई सवाल किया है उसका सही जवाब मिनिस्टर ने दे दिया है। अगर प्रधानमंत्री लेवल का कोई जो सवाल जो है वो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप पे ये भी है कि 30 सितंबर 2022 में आपने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है और सरकार हम हर मोर्चे पर विफल रही है, लेकिन आप फिर भी भाजपा में ही आ गए। ऐसा है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था। कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं राज्य स्तर का प्रवक्ता था और मैं यहाँ बीजेपी में भी राज्य स्तर का सीनियर प्रवक्ता हूँ। कांग्रेस के अंदर मैं 6 जिलों का प्रभारी था। तो उस समय के जो हालात थे उनके अनुसार मैंने अपनी बात कही, जो मुझे लगी बात। अब इस पार्टी में जब मैं आया हूँ, मैंने इनके हालात देखे, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बेरोजगारों के लिए भी पर्ची खर्ची भी ख़त्म कर दी और जो लोग अपने भाई भतीजावा था वो भी ख़त्म कर दिया।
तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि मैं ओथ जब लूंगा जब 24,000 लोगों के रिजल्ट निकाल दूंगा, और उन्होंने वो काम करके दिखाया। तो मैं समझता हूं कि हालात के अनुसार उस समय भी जो हालात थे उनके साथ मैंने जो अपनी बात रखी। आपका आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है। आपका आरोप है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पर कब्जा किए रखा है। ये बिल्कुल मेरा आरोप सही है। बाप बेटे ने इस कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके फादर चौधरी रणबीर सिंह 1977 में जब इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगी, जिस इंदिरा गांधी ने से इन्होंने इतने फायदे लिए, सारा परिवार चुनाव हार जाते थे तो राज्यसभा मिल जाती थी इस परिवार को, कहीं कुछ होते तो इनको स्टेट का प्रेसिडेंट बना देते थे। उस इंदिरा गांधी को बेचारी को हथकड़ी लगी हुई छोड़ के ये रेड्डी कांग्रेस में चले गए। और कृष्णमूर्ति हुड्डा जो किसान का बेटा था, जो इस पार्टी में नया नया आया था, हमने इंदिरा गांधी का साथ दिया, हमने उनके बेटे संजय गांधी का भी साथ दिया। उन पे ऊपर जितने भी मुकदमे बढ़े हम उनके साथ जेल में गए। इंदिरा जी गिरफ्तार हुई, मैं जेल में गया उनके साथ। संजय गांधी को जब सजा हुई किस्सा कुर्सी में, तो मैं तिहाड़ जेल में उनके साथ रहा 1 हफ्ता। तो इस परिवार ने तो जिसने इनको कुछ दिया है उसी को इन्होंने काटा है। और जब 1980 में कांग्रेस जब सत्ता में वापस आई, सबसे पहले इंदिरा जी के पैरों में गिर गए और इन्होंने दोबारा ज्वाइन कर ली और इनको सत्ता मिल गई। गलती से 1977 में जो आदमी पार्टी छोड़ के जाके दोबारा वापस आते हैं, 1991 में चुनाव हुआ तो राजीव गांधी मुझे लड़वाना चाहते थे रोहतक से लोकसभा। मैंने मना कर दिया, मैं विधानसभा लड़ूंगा। मैं विधानसभा लड़ा, मैं 5वीं 6ठी बार मैं जीत गया और मैं मंत्री बना। इनको टिकट भी राजीव गांधी ने मना किया था। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष है, वो इस बात के गवाह हैं। वीरेंद्र सिंह ने मुझे बताया कि राजीव गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दे दी थी वीरेंद्र सिंह ने, लेकिन राजीव गांधी को पता लगा कि यही वही परिवार है जो 5 बार चुनाव हारा है। तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह यहाँ से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए इसका टिकट वापस ले लो। लेकिन उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, कुछ भी है, मुकद्दर का खेल है ये सारा पॉलिटिक्स। बनना तो मुझे चाहिए था, क्योंकि संजय गांधी अगर जिंदा रहते तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर मैं बनता, क्योंकि संजय गांधी के मैं सबसे नज़दीक था। और जब भी नेहरू गांधी परिवार के ऊपर आपत्ति आई तो मैं सबसे ज़्यादा मैंने साथ दिया हरियाणा में। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ मैं। 6-7 बार मैं उनके साथ जेल में गया। इंदिरा गांधी पर्सनल मुझे पसंद करती थी, संजय गांधी मुझे पसंद करते थे, राजीव गांधी ने मुझे मरने से पहले टिकट भी दिया और मैं चुनाव भी जीता और चुनाव जीत के मैं मिनिस्टर भी बना। कुछ सवाल जनता के भी। हाँ जी। अभय चौटाला ये कहते हैं 2025 में बीजेपी की सरकार कांग्रेस की मेहरबानी से बनी है। तो नहीं कह सकते। बीजेपी ने मेहनत की थी, नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर बने, एक आशा की किरण थी लोगों के अंदर कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, पिछड़े वर्ग से हैं और पिछड़े वर्ग में एक पहली बार पिछड़े वर्ग का आदमी चीफ मिनिस्टर बना है हरियाणा का। और इन्होंने किसान का बेटा है, एक फौजी का बेटा है, और इन्होंने लोगों को ये आशा जताई कि वो आएंगे तो अच्छे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने जो काम किए हैं वो रिकॉर्ड काम किए हैं। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई। जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए मोदी जी ने इस पहलगांव कांड के बाद, वो तो रिकॉर्ड है अपने आप में। किसी प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं थी जो इस प्रकार उनके घर में जाके पाकिस्तान को मारे। तो ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से नहीं है, बीजेपी का अपना दम था, बीजेपी की अपनी नीतियां थी, बीजेपी का लोगों में चाहत थी कि तीसरी बार भी वो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार देखना चाहते थे, इसलिए तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। सरकार ने जनता के रोजगार के लिए क्या किया? जो देश की सरकार है उसने जनता के रोजगार के लिए क्या किया? जो युवा बच्चे हैं वो आज के दिन बहुत बेरोजगार हैं, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ये मेरा क्वेश्चन बताएंगे। मोदी जी ने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। रिकॉर्ड की बता रहा हूं मैं आप बातें। इतनी देश में तरक्की हुई है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इतना औद्योगिकरण हुआ है। आप जाके देख सकते हैं कहीं भी। हरियाणा को देखो, बहादुरगढ़ और सांपला देखो, सांपला के अंदर फैक्ट्री पे फैक्ट्री आई हुई है और वहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है।
तो मैं जहाँ तक समझता हूँ और ईमानदारी से मतलब काम हुआ है, कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं। लाइसेंस सरकार की पॉलिसी इतनी अच्छी है कि आपको ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने बेरोजगारों के लिए बड़ा बढ़िया काम किया है और नौजवानों ने खास तौर पे आज नौजवानों की पहली पसंद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है और हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी को लोग बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने भी जो प्रॉमिस किए थे वो सारे पूरे किए हैं। कोई खर्ची पर्ची नहीं, सरकारी नौकरी में पहले खर्ची पर्ची थी, सबको पता है, और इन्होंने खर्ची पर्ची खत्म करके मेरिट के आधार पे नौकरियां दी और अब भी उन्होंने बहुत सी 5,000 पुलिस की नौकरियां अभी भी निकाली है और ऐसे कोई 15-20 हज़ार नौकरियां निकाली है सरकार ने। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को इस सरकार में नौकरियां मिलेगी। केमिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चों को 8-8 लाख रुपए लेकर प्रमोट कर दिया। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि अभय सिंह चौटाला जी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कृषि में आरोप लगाया है कि इसमें एग्रीकल्चर के जो बच्चे थे उनको ना लेकर के केमिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चों को प्रमोट कर दिया और उसके लिए 8-8 लाख रुपए जो ना ले लिए। इसका क्या कहेंगे आप इसमें? अगर अभय चौटाला जी के पास ऐसे कोई प्रूफ हैं तो उसको सार्वजनिक करें, मुख्यमंत्री को दें। मुख्यमंत्री को मिलते रहते हैं वो, ये नहीं कि मुख्यमंत्री को नहीं मिलते। वो 5 साल विपक्ष के नेता रहे और मुझे कहना नहीं चाहिए पब्लिक के अंदर कि वो किस प्रकार से रहे। उनकी बहुत अच्छी उनसे थी खट्टर साहब से, खट्टर साहब के वक्त में वो विपक्ष के नेता रहे। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सवाल है कि इस प्रकार का हुआ, अगर वो प्रूफ देंगे तो सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बिना पैसे लिए तहसीलदार रजिस्ट्री ही नहीं करता। सरकार कहती है कि भाजपा सरकार बिना पर्ची खर्ची की है, लेकिन तहसीलदार बगैर पैसे लिए रजिस्ट्री नहीं करते। अब तो ये मामला ही खत्म हो गया, सारे ऑनलाइन कर दिए हैं, रजिस्ट्रियां ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब तो वो पिक एंड चूज का मामला ही खत्म हो गया है। तो मैं समझता हूं कि अब आगे अगर पहले कुछ हुआ है उसमें लोगों को जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहुत से तहसीलदार जेल में भी गए हैं, बहुत से तहसीलदार सस्पेंड भी हुए हैं, नौकरी से बर्खास्त भी हुए हैं। और अब तो सिस्टम ही सारा बदल दिया पिछले 3-4 महीनों से। मैं तहसीलदार साहब से मिलने गया, कहने लगा जी यहाँ तो रजिस्ट्री टोटल ऑनलाइन शुरू कर दिया है। ऑनलाइन होने में भ्रष्टाचार के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अगर उनके पेपर ठीक हैं तो कंप्यूटर उनको एक्सेप्ट करेगा, अगर उनके पेपर पूरे नहीं हैं तो कंप्यूटर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भ्रष्टाचार होता है जब जहाँ उनके पेपर कम हो और फिर वो उसको जबरदस्ती कराएं, तो वो सिस्टम तो खत्म ही हो गया है। अब किसी प्रकार का तहसील में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हुड्डा साहब, आपका आरोप है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कि 90% गांव की जो जनता है उसमें रोष है रोजगार को लेकर के। रोष है, अपने उसके चुनाव क्षेत्र में भी लोगों ने पर्ची खर्ची से रोजगार लिए हैं। मैं अभी तक मुझे याद है मखडौली गांव का एक किस्सा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक कज़न वोट मांगने गए थे, मैं उस समय उनके साथ था और यहाँ मखडौली के बहुत से लोग आए भी हुए हैं। एक आदमी को कहा उनके कज़न ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कज़न ने, कि भाई तेरी तो नौकरी हमने दिलवाई है। उसने कहा बिल्कुल दिलवाई है, लेकिन पैसे दे के दिलवाई है। तो खूब पैसे का बोलबाला रहा है हुड्डा साहब के वक्त में, और हुड्डा साहब भी समझ रहे हैं इस बात को कि लोगों ने गड़बड़ की है। और उसी की बात को लेके हरियाणा के लोगों ने, क्योंकि ये 3 लाख लोगों ने जिन्होंने सीटी का टेस्ट पास किया हुआ था, उनको ये था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ गई तो इन 3 लाख में से एक को भी नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 3 लाख में से मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो युवाओं ने खास तौर पे और बेरोजगार लोगों ने खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, जिसकी वजह से पार्टी सत्ता में आई है। क्या आप भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे? 2025 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रोहतक के अमूल प्लांट में आए थे जी। उस दौरान जो अच्छे सेटिंग जो कम कराए थे उन्हें भ्रष्टाचार हुआ, क्या आप इसकी जाँच कराएंगे? मैं गारंटी करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री के पास लेके जाऊँगा और मैं इसकी इंक्वायरी करा के उनकी जांच कराऊंगा और उनको सजा दिलवाऊंगा। मेरी गारंटी है इस बात की कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सजा मिलेगी। नायब सिंह सैनी डमी सीएम है। हुड्डा साहब, अभय चौटाला जी कहते हैं कि नायब सिंह सैनी जो है वो डमी सीएम है। कम बोलते हैं थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया
भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोगों में से ऐसे लोग बीच में बैठे हुए हैं जो डायरेक्ट जाके मुख्यमंत्री से काम करवा के आए हैं। आप ये नहीं कह सकते, और कोई खर्ची ना कोई पर किसी कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं दिया। और ऐसे काम थे वो बहुत जरूरी थी। हमारे साथी हैं चौधरी दलीप सिंह, ये कलोई से हैं, इनकी पुत्र वधू का था सवाल, उनकी बदली का था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 80-84 साल के हो चुके थे। अगर वो पुत्र वधू उसकी फरीदाबाद में बदली हो गई थी, उनको वापस कलोई के आसपास लाना था, इनको मुश्किल हो रही थी, इनकी रोटी पाने वाला कोई नहीं था घर में। इन्होंने एक बार मुख्यमंत्री से प्रार्थना की बगैर किसी पैसे के, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, वो सामने बैठे हैं, कि बगैर पैसे के इनका काम हुआ। तो इस सरकार में नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो किसी और के मातहत होकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और लोग उनको सूझबूझ भी है। गरीब लोगों के साथी हैं, गरीबों के साथ हमेशा साथ रहे हैं, किसानों के साथ रहे हैं। बीजेपी सरकार में अपराध चरम सीमा पर है। अभय चौटाला जी कह रहे हैं बीजेपी सरकार में अपराध चरम सीमा पे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपराध तो बहुत कंट्रोल हुआ है। अपराध तो इतने इनकाउंटर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नहीं कराए जो सरकार में इनकाउंटर हो रहे हैं, और सख्ती से निपटा जा रहा है उनसे, अपराधियों से। कोई सिफारिश नहीं किसी की। जो किसी का कत्ल करता है उसका इमीडिएट उसका इनकाउंटर होता है, जैसे योगी जी कर रहे हैं, इसी प्रकार से हरियाणा में कर रहे हैं पुलिस। बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस। और अभय चौटाला के दादाजी, उनके फादर, और ये हमेशा तो बीजेपी के साथ रहे हैं। इनके नेचुरल अलाई बीजेपी हैं। कल को अगर वो चुनाव जीतेंगे वो फिर बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे वो, तो फिर बीजेपी में जाएंगे। तो ये उनका पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने राजनीति, उनकी जो जमीन खिसकी हुई है, पिछले 25 साल से वो बाहर बैठे हैं और बड़े हड़बड़ाए हुए हैं और ललायत हैं बड़े दोबारा सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो ये सत्ता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी वो कर रहे हैं। आपका आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा ने 7 गांव की जमीन सरकारी रेटों पर खरीदकर प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दी। कि आपका आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा ने 7 गांव की जमीन सरकारी रेटों पर खरीदी और प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दी। यहाँ बहुत से लोग बोहर, बलियाना, गढ़ी बोहर, खेड़ी साथ, पैरावर, कन्हैली और नौनंद, और यहाँ के लोग बहुत आए हुए हैं। आप उनसे पूछो, उनकी बेशकीमती जमीन कौड़ियों में भाव खरीद के मारुति जैसे बड़े बड़ी फैक्ट्रियों को इन्होंने अलॉट कर दी। उनको तो मिले 18-19 लाख रुपए, और वहाँ हेरा फेरी करके, भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े सरमाएदारों को मालामाल कर दिया। किसानों का खून पी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की जमीन कौड़ियों में खरीद के और बड़े बड़े सरमाएदारों को अलॉट की। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। इसकी आवाज़ मैंने अनेकों बार उठाई है। मैं हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई बात होती थी, मैं सबसे पहले ये बातें बताता था। ये किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्होंने किसानों के साथ हमेशा अन्याय किया है। किसानों की कीमती जमीन कौड़ियों में खरीद के और बड़े बड़े सरमाएदारों को अलॉट की है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं SIR वोट चोरी करने का हथियार है। हुड्डा साहब, राहुल गांधी का सवाल है कि SIR जो है वो वोट चोरी का एक हथियार है। बहुत जरूरी था। करोड़ों लोग बांग्लादेश के हिंदुस्तान में आ गए और उन्होंने अपने वोट बना लिए। बाहर के लोग बहुत आ गए। मैं 2005 के अंदर, मुझे अभी तक याद है, मैं चौधरी भजनलाल के साथ बिहार के इलेक्शन में गया था। बिहार की किशनगंज की सीमा बांग्लादेश से लगती हुई है, और वहाँ से हमें उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से लोग इस सीमा पे से बांग्लादेश के लोग यहाँ हिंदुस्तान में आ रहे हैं। तो करोड़ों लोग, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में आ गए हैं। म्यांमार से भी आ गए हैं, बहुत जगह से आए हैं। उनको उनकी जो इलीगल, उनकी नाजायज जो एंट्री है हिंदुस्तान में, उसको रोकने के लिए ये SIR बनी है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग घबरा रहे हैं। चुनाव में एक के बाद एक चुनाव में हार रहे हैं।
पहले SIR नहीं था जब भी तो हारे थे ये, और आज भी वो एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र में हारे, हरियाणा में हारे, बिहार में हारे, हर जगह, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह ये लगातार हार रहे हैं। और इनकी बौखलाहट है ये हारना। ममता आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे हारेंगी, लेकिन अभी से उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया कि SIR गलत है, SIR गलत है। SIR में कोई गलती नहीं है। SIR उनके लोगों के लिए गलत है जिन्होंने नाजायज वोट बनवा रखे थे, उनके वोट तो ये SIR खत्म कर रही है। तो मैं समझता हूँ SIR एक अच्छा कदम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और ये निश्चित तौर पे आगे भी जारी रहना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हैं। जी, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय टॉप पे है, इतना रेवेन्यू लोगों के पास से आ रहा है कि हम 11वें स्थान पे थे जब कांग्रेस पार्टी का राज था, आज हम 4थे स्थान पे आ गए हैं, और थोड़े दिन में हम 3रे पे भी आ जाएंगे। आप अंदाजा लगाओ कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। आप रोहतक से चले जाओ, आप रोहतक के दोनों तरफ कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियां बन रही हैं, कहीं और वो हो रहे हैं, मतलब लोगों को रोजगार के खूब अवसर मिल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जो है तो ये सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी इकोनॉमी का जहाँ तक सवाल है, आप वर्ल्ड बैंक से पूछो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैसी है, वो कहेगा नंबर 1 की इकोनॉमी है। तो जहाँ तक ये इस सरकार ने 11 साल में जो शानदार काम किए हैं, उसमें इकोनॉमी में बड़ा भारी उछाल आया है। 11वें नंबर से हम 4थे नंबर पे आ गए हैं, और भगवान ने चाहा तो कुछ दिन में हम 3रे नंबर पे भी आ जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार से तरह तरह के सवाल किए। इनके राजनीतिक कैरियर से लेकर के हमने सवाल किए, इनकी छात्र राजनीति से संबंधित हमने सवाल किए, हरियाणा सरकार से संबंधित हमने इनसे सवाल पूछे, और भारत सरकार से संबंधित भी बहुत सारे सवाल हमने किए। किसी भी सवाल को हुड्डा साहब ने टाला नहीं, बल्कि बड़ी बेबाकी से, जो इनका एक अंदाज कहा जाता है कि बड़ी बेबाक अंदाज से जवाब देना जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हुड्डा साहब ऐसे ही जनता के और किसानों के मुद्दे उठाते रहें, और जो भी आज तक सरकार की नीतियों का पक्ष इन्होंने यहाँ रखा है, ऐसे ही अपनी सरकार की नीतियों का पक्ष सरकार रखते रहें। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते।